इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से पाइथन को मोंगोडीबी के साथ इस्तेमाल करना है और आप क्यों मोंगोडीबी को पाइथन से कंट्रोल करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पाइमोंगो एक पैकेज है पाइथन का। जिस तरह से आपका रिक्वेस्ट एक पैकेज है, जिस तरह से आपका पैंडास एक पैकेज है, जिस तरह से आपका पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो ये सब एक पैकेज है, उसी तरह से पाइमोंगो भी एक पैकेज ही है, एक पाइथन का पैकेज है जो कि फैसिलिटेट करता है हम लोगों को मोंगोडीबी से कनेक्ट करने पर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरह से पाइमोंगो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोंगोडीबी होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज मोंगोडीबी। ये एक पॉपुलर नो सीक्वल डेटाबेस है, यानी कि आप लोग को सीक्वल लिखने की जरूरत नहीं है। एक डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है, यानी कि आप लोग जिस तरह से जेसन लिखते हो उस तरह से आप लोग अपने डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हो। कैन बी डाउनलोडेड फॉर विंडोज, मैक और लिनक्स। आप तीनों में से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, लिनक्स का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हो, आप लोग मोंगोडीबी सेफली इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ है। इनका एक एंटरप्राइज प्रोडक्ट भी है मोंगोडीबी वालों का, जिसकी वजह से इनका जो प्रोडक्ट है मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। हम पाइथन को यूज़ करेंगे, कनेक्ट करेंगे मोंगोडीबी से इस ट्यूटोरियल के अंदर, और आप लोग को पता चलेगा कि इस तरह से पाइथन से आप लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं मोंगोडीबी डेटाबेस में। अब मोंगो और मोंगोडी क्या होता है ये बात करूँगा मैं आप लोगों से, और मैं ये बात इसलिए करूँगा आप लोगों से क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ में, मोंगो क्या है और मोंगोडी क्या है। बट उससे भी पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जब भी मुझे कोई भी क्विक पीओसी करना पड़ता है, पीओसी का मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ती है जो कि शायद मेरे दिमाग में है, मैं उसको एक हायर लेवल पर प्रपोज करने वाला हूँ कि यार पाइथन से हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, या लेट अस से मैं एक डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ एज अ पार्ट ऑफ माई ओवरऑल प्रोसेस। मेरी एक बहुत बड़ी प्रोसेस है जिसका एक छोटा सा हिस्सा है डेटा को स्टोर करना। मैं मोंगोडीबी यूज़ करता हूँ और पाइमोंगो यूज़ करता हूँ। अगर मेरा वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद हम लोग दूसरे डेटाबेस में ऑलवेज माइग्रेट कर सकते हैं, और हो सकता है मोंगोडीबी में ही रहे। ये सारे डिसीजंस बाद में ले सकते हैं, बट कभी भी कोई ऐसी चीज़ आप लोग को करनी है जो बहुत जल्दी आपको बनानी है और आपको डेटा को स्टोर करना है, और डेटा का स्टोरेज एक बहुत ज़्यादा मतलब मेजर पार्ट नहीं है आपके प्रोजेक्ट का। आपको अपने प्रोजेक्ट का एक छोटे से हिस्सा जो है उसमें आपको डेटा को स्टोर करना है कहीं ना कहीं। आपके पास पैंडास की मदद से एक्सेल में डेटा स्टोर करना एक ऑप्शन होता है, लेकिन उससे भी बढ़िया मैं मानता हूँ मोंगोडीबी में डेटा को अगर आप लोग स्टोर करते हैं तो वो एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आप लोग को बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ मिल जाती हैं, उसी के साथ साथ बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑप्शंस का मतलब कि आप लोग सर्च कर सकते हो, आप लोग करंट ऑपरेशंस बड़े आराम से कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो जो कि शायद आप लोग को इस वीडियो ट्यूटोरियल के बाद डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगी। हम लोग अब बात करते हैं मोंगो क्या है और मोंगोडी क्या है। मैं ज़रा सा चला जाता हूँ साइड में, क्योंकि ये चीज़ आपको नहीं दिखेगी अगर मैं साइड में नहीं गया ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मोंगो डी है वो मोंगो डेमन है। डेमन का मतलब एक बैकग्राउंड प्रोसेस जो कि रन होती है। बेसिकली जब भी आप मोंगो लिखते हो, मोंगो डी लिखते हो, सॉरी, जब भी मोंगो डी आप लोग लिखते हो तब आप लोग बेसिकली क्या कर रहे हो, आप लोग कह रहे हो कि स्टार्ट द मोंगो प्रोसेस एंड रन इट इन द बैकग्राउंड। मोंगो प्रोसेस को स्टार्ट करके बैकग्राउंड में रन कर दो। लेकिन मोंगो क्या है, मोंगो एक अलग चीज़ है। मोंगो डी जो है उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं, जैसे कि /data/db। अगर आप लोग अपनी विंडोज़ मशीन में हो तो डिफ़ॉल्ट डेटा डायरेक्टरी होगी जहाँ पर सारा का सारा डेटा स्टोर होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट वो किसी ना किसी पोर्ट पर रन करेगा। ठीक है, किसी ना किसी पोर्ट पर बाय डिफ़ॉल्ट वो रन करेगा। मोंगो इज अ कमांड लाइन शेल दैट कनेक्ट्स टू अ स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ मोंगोडी। अब मोंगोडी आपकी मेन प्रोसेस है जो कि सब कुछ फैसिलिटेट कर रही है, आपके सारे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सारे ऑपरेशंस को फैसिलिटेट कर रही है। वो कौन सी प्रोसेस है, वो आपकी ये मोंगोडी प्रोसेस है। ये मैं कहूँगा कि आपकी पापा प्रोसेस है जो कि ओवरऑल सब कुछ मैनेज कर रही है। और मोंगो क्या है, फिर मोंगो क्या है, मोंगो बेसिकली एक कमांड लाइन शेल है जिसको आप कमांड इशू करके मोंगोडी से कुछ काम ले सकते हैं। एक बार और रिपीट करूंगा, मोंगो में कमांड इशू करके आप मोंगोडी से काम ले सकते हैं। इस मोंगोडी से काम ले सकते हैं जो कि आपकी बैकग्राउंड प्रोसेस है, जो कि आपकी होस्ट प्रोसेस है डेटाबेस की, जो सब काम कर रही है, जो कि मेजर काम कर रही है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट का। मोंगो एक कमांड लाइन शेल है जिसपे आप लोग बेसिकली कुछ कमांड्स इशू कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। When you run Mongo with no parameters, it defaults to connecting to the local host on port 27017, यानी कि 27017। ठीक है, तो 27017 वाले पोर्ट पर आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट हो जाते हैं जब आप मोंगो प्रोसेस को रन करते हैं, और डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो हमारा मोंगोडी है उसका भी 27017 ही होता है। तो ये पोर्ट जो है मोंगोडीबी का, मुझे तो याद हो गया 27017 जो पोर्ट है ये, बट ये चेंज भी किया जा सकता है। शायद ही आप लोग चेंज करो इसको, बट अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो। ये मेरा काम है बताना, आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है,
मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं करते हैं लोग यार चेंज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोग देखेंगे आगे बढ़ के कि किस तरह से हम लोग मोंगो डीबी को पाइथन से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि क्यों करोगे आप लोग ऐसा। देखो क्यों करोगे तो मैंने बता दिया, हो सकता है आप कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, आप पाइथन में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, मेजर ऑप्शन जो मैं कहूँगा मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑप्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जब हम मोंगो डीबी से कनेक्ट कर रहे हैं, वो जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। हमने देखा है ये चीज़, हमको मालूम है। बट कभी कभी कुछ चीज़ें पाइथन में आप लोग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हो ओपन सी की सहायता से, या फिर आप लोग मशीन लर्निंग कर रहे हो टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च या केरास की सहायता से, तब आप क्या करोगे, क्या आप जावास्क्रिप्ट में जाओगे और सिर्फ अपने डेटा को स्टोर करने के लिए आप लोग जावास्क्रिप्ट में मोंगो डीबी यूज़ करोगे। आइडियल सिचुएशन पे नहीं, आप लोग चाहोगे पाइथन के विद इन ही अगर आप लोग किसी तरह से डेटा को स्टोर कर लो, डेटा को रीड कर लो, मोंगो डीबी जो चीज़ें प्रदान करता है उनको इस्तेमाल कर लो, तो ये सारी की सारी चीज़ें विद इन पाइथन ही आप लोग कर सकते हो पाईमोंगो की सहायता से। क्या है ये पाईमोंगो? पाईमोंगो एक ड्राइवर है, वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर नहीं, ये एक ड्राइवर है, जैसे आपका डिवाइस ड्राइवर होता है कंप्यूटर में, ये ड्राइवर है टू कनेक्ट मोंगो डीबी यूजिंग पाइथन। यानी कि जिस तरह से आपका ड्राइवर आपको कार चलाने में मदद करता है, आप एक इंसान हो, आपका ड्राइवर एक इंसान है, एक ऐसा इंसान जो कि आपको कार चलाने में मदद कर रहा है, वो आपका कार ड्राइवर होता है। पाईमोंगो जो है वो आपको फैसिलिटेट क्या करता है, आप मोंगो डीबी चलवाते हो, इससे कार की जगह आप क्या चलवाते हो, मोंगो डीबी चलाते हो। क्योंकि पाइथन क्या कहता है, पाइथन कहता है मुझे यार मोंगो डीबी नहीं आता, मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी सहायता से मैं कनेक्ट कर सकूँ। तो पाईमोंगो आता है और कहता है कि यार मुझे आता है जो मोंगो डीबी के सारे कमांड्स हैं, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं कुछ ऐसा समझ लो, जो पाईमोंगो है वो पाइथन की भाषा में मोंगो डीबी से बात कर सकता है और वाइस वर्सा, ठीक है। कुछ ऐसा समझ लो, ट्रांसलेशन एक तरह का हो रहा है, वैसे एग्जैक्टली किसी भी तरह का यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, एक एनालॉजी दे रहा हूँ बस आपको, बट कुछ ऐसा ही समझ लो आप लोग कि यार पाइथन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम इस ड्राइवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यू कैन इंस्टॉल इट यूजिंग पिप। पाईमोंगो को पिप की सहायता से इंस्टॉल किया जा सकता है। पिप इंस्टॉल करके जिस तरह से हम लोग बाकी के पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, पाईमोंगो को भी बिल्कुल उसी तरह से इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है। वी मस्ट हैव पाइथन एंड पाईमोंगो इंस्टॉल्ड एंड ऑल्सो मोंगो डीबी इंस्टॉल्ड। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, एक तो पाइथन होना चाहिए, भाई पाइथन नहीं होगा तो आप पाइथन का पैकेज कैसे इंस्टॉल करोगे। फिर उसके बाद आपको मोंगो डीबी भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैं दिखाऊंगा आपको, मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं, बहुत ही क्विकली दिखाऊंगा। और पाइथन एक अमेजिंग और ईजी टू यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो आपको मालूम ही होगा, उसके बाद भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो एजेंडा मैं यहाँ पर जल्दी से क्विकली बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे। हम लोग सबसे पहले मोंगो डीबी के बेसिक्स समझेंगे। अगर आपको शायद पता भी हो तो आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे, ये बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं मोंगो डीबी के बेसिक्स में, डेटाबेस क्या है, कलेक्शन क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, आपको शायद पता होगा, बट कुछ एनालॉजीज़ के साथ समझाऊंगा और कुछ एडिशनल बातें भी बताऊंगा। क्रिएट कैसे करते हैं डेटाबेस को और कलेक्शंस को और डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, किस तरह से उन कलेक्शंस में इंसर्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता ये सब चीज़ें क्या होती हैं तो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशंस किस तरह से मोंगो डीबी में किए जा सकते हैं, यहाँ पर एक कॉमा आता क्रिएट के बाद, बट ठीक है यार। कनेक्टिंग टू अ रिमोट डेटाबेस, एक रिमोट डेटाबेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर मैं कहूँगा ऑनलाइन बहुत सारी रिसोर्सेज प्रोवाइडेड नहीं है इस चीज़ के लिए। लोग फंसते हैं इसमें कि यार अगर मुझे एक मशीन दी गई है उसमें मोंगो डीबी चल रहा है, कैसे मैं उस मशीन के मोंगो डीबी को कनेक्ट करूँ अपने होस्ट कंप्यूटर से। ये बहुत सारे लोग जो है परेशान होते हैं इस चीज़ को लेके, और मैं आप लोगों के लिए इस चीज़ को बहुत आसान बना दूंगा, सिंप्लीफाई कर दूंगा और बहुत ही आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि यार बस उतना आप लोगों ने समझ लिया, अगर आपका काम हो गया, आपको कुछ और कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्या है वो चीज़ बताऊंगा अभी आपको, बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ बताऊंगा कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अल्टीमेट मोंगो डीबी की चीट शीट दूंगा, सब कमांड एक जगह पर, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और हम लोग अब मोंगो डीबी को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर मोंगो डीबी को इंस्टॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, गूगल पे आऊँगा, गूगल पे आकर मोंगो डीबी इंस्टॉल लिखूँगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है यार मोंगो डीबी इंस्टॉल करने में, पता नहीं क्यों, बट मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। तो हम लोग आ गए यहाँ पर इंस्टॉल मोंगो डीबी के अंदर और अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गेट मोंगो डीबी पर क्लिक करेंगे। मतलब मुझे भी नहीं मालूम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे याद नहीं रहता कहाँ से डाउनलोड करना है, बट हमें मोंगो डीबी का कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड करना है, इतना मुझे मालूम है। डाउनलोड करूँगा इसको, देखो मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर ऑफर्स बोथ एन एंटरप्राइज एंड कम्युनिटी वर्जन, बट हम कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं, फ्री है, ठीक है। तो ये मैंने विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लिया 4.4.6 जो करंट वर्जन था वो, ठीक है। डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा डाउनलोड होने में, उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद एक फोल्डर में बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपना पाइथन कोड लिखूंगा। जितनी देर में ये इंस्टॉल हो रहा है हम लोग चल के जल्दी से पाइथन को देख लेते हैं। पाइथन आप लोग का इंस्टॉल होगा
डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है। इसको डाउनलोड करके कर लेना इंस्टॉल, अगर नहीं है तो आपने कर ही लिया होगा। एनाकोंडा वगैरह भी यूज़ कर रहे हो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। बट अगर फ्रॉम स्क्रैच आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, पाइथन डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। और पिप से अब हम जल्दी से डाउनलोड कर लेंगे पाईमोंगो को। देखो ये भी डाउनलोड हो गया, इसको रन पर क्लिक करो और इसके बाद ये स्पेस रिक्वायरमेंट्स को कंप्यूट कर रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। नेक्स्ट पर क्लिक करो, एक्सेप्ट द टर्म्स, नेक्स्ट। इसके बाद वापस से कंप्लीट पर मैं क्लिक करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, फिर मैं फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, इसके बाद मैं इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ये ले रहा है, मुझे येस पर क्लिक करना पड़ा, एक बड़ी सी पॉपअप आई थी, पता नहीं क्यों स्क्रीन रिकॉर्डर में वो चीज़ नहीं आती है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो ये जल्दी जल्दी से इंस्टॉल हो रहा है, बहुत जल्दी इंस्टॉल होता है, ये बहुत अच्छा बच्चा है। अब यहाँ पर जितनी देर में इंस्टॉल हो रहा है हम चल के पाइथन पिप से पाईमोंगो को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो एक फोल्डर मैंने बना रखा है, इसको मैं ओपन विद कोड करूंगा। अगर आप लोग को नहीं मालूम VS कोड क्या होता है तो आप लोग नई टैब खोलकर VS कोड इंस्टॉल लिखना और वहाँ पर जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर जाना। और अगर आप लोग लिनक्स में हैं या फिर मैक में हैं या किसी भी चीज़ में, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना बहुत जल्दी से, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कर लेना यार, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, विंडोज़ के लिए डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। मैं नहीं कर रहा डाउनलोड, मेरा इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। मोंगो डीबी को नहीं, VS कोड को, ठीक है। ये डाउनलोड हो रहा है, इसको डाउनलोड होने देते हैं। जितनी देर में डाउनलोड हो रहा है मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया है, यहाँ पर मैं main.py करके एक पाइथन फाइल बना लूँगा। इसमें मैं एक बार प्रिंट हेलो वर्ल्ड करके देख लूँगा कि मेरा पाइथन चल रहा है कि नहीं, ठीक है। वैसे तो चलेगा ही, ठीक है, बट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मेरा चल रहा है पाइथन। अब इसमें क्या पाईमोंगो है इंस्टॉल्ड नहीं होगा, तो मैं पिप इंस्टॉल पाईमोंगो करूँगा और पाईमोंगो इंस्टॉल हो जाएगा। पाईमोंगो इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर मोंगो डीबी भी इंस्टॉल हो चुका है और ये यहाँ पर मुझसे कोई परमिशन वगैरह मांग रहा है शायद। तो मोंगो डीबी में कॉम्पस करके एक यूटिलिटी आती है। मोंगो डीबी कॉम्पस क्या है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो यार, मोंगो डीबी कॉम्पस बेसिकली आप लोग एक कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर डाल सकते हो और कनेक्शन स्ट्रिंग डालने के बाद आप कनेक्ट कर सकते हो। अब जिस हिसाब से हमने इंस्टॉल किया मोंगो डीबी को, आप लोग पावर शेल में जा सकते हो। पावर शेल में जाकर आप लोग अगर यहाँ पर मोंगो लिखोगे तो यहाँ पर मोंगो शेल आपकी खुल जाएगी। एक मोंगो डीबी का जो मैंने आपको मोंगो डी बताया था वो चल रहा है बैकग्राउंड में। मैं टास्क मैनेजर में आप लोग को दिखा देता हूँ। देखो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर प्रोसेसेस में होगा मोंगो डीबी, मोंगो डेटाबेस सर्वर, यहाँ पर देख रहे हो ये। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ और इस पर मैं गो टू डिटेल्स पर जाऊँ, गो टू डिटेल्स पर मैं जाऊँगा तो ये देखो mongo.d.exe, हमने बात करी थी ना मोंगो और मोंगो डी की। देखो मोंगो भी चल रहा है, मोंगो मैंने चलाया और ये मोंगो डी चल रहा है। अब मैं अगर इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पर तो देखो ये मोंगो यहाँ से गायब हो गया, देखा गायब हो गया, मोंगो डी रह गया सिर्फ। तो मोंगो डी एक चल रहा है बैकग्राउंड में विंडोज़ में। कभी कभी क्या होता है कि मोंगो डी आपको अलग से चलाना पड़ता है लिनक्स वगैरह में। अगर आपने सेटिंग्स कुछ ऐसे देके इंस्टॉल करा है मोंगो डीबी को कि यार मैं नहीं चाहता कि एक प्रोसेस हमेशा चलती रहे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग यही करते हैं कि यार एक प्रोसेस हमेशा चलती रहे, वही हम यहाँ पर चाहते हैं। अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि कनेक्शन स्ट्रिंग डालो। यहाँ पर मैं कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं डालना चाहता, मैं मैनुअली ये सब पेस्ट करना चाहता हूँ। कनेक्ट पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर अपने मोंगो डीबी से कनेक्ट हो चुका हूँ। अब आप लोग को यहाँ पर कुछ डेटाबेसेस दिख रहे होंगे और मेरे मोंगो डीबी में डेटाबेसेस इसलिए हैं क्योंकि मैंने पहले यूज़ किया है मोंगो डीबी। आपने अगर पहले मोंगो डीबी यूज़ नहीं करा तो आपकी ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। मेरी है क्योंकि मैंने यूज़ किया हुआ है पहले, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर चीज़ें खाली मिलेंगी, आप क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करके डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। तो जल्दी से बता देता हूँ डेटाबेस में डिफरेंस, कलेक्शन, डेटाबेस और डॉक्यूमेंट में डिफरेंस। जब भी आप मैं आपको यहाँ पर जल्दी से जैम खोल के दिखाता हूँ। अगर आपको नहीं पता जैम क्या होता है तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है जैम को। मैं बस आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोग को बहुत ही क्विकली समझाना चाहता हूँ कि क्या होता है डॉक्यूमेंट, क्या होता है डेटाबेस और क्या होती है कलेक्शन। कलेक्शन टेबल की तरह होती है। मैं यहाँ पर जल्दी से आप लोगों को PHP माई एडमिन खोल कर दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर MySQL में एडमिन में जाऊँगा और यहाँ पर आप लोग देखो मेरे लोकल होस्ट का PHP माई एडमिन यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे बहुत सारे डेटाबेसेस बने हुए हैं, ठीक है। अब अगर मान लो मैं किसी भी डेटाबेस के अंदर जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो मैं टेस्ट में जाता हूँ, ठीक है। टेस्ट के अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। मान लो मैं एक ब्लॉग नाम से टेबल बनाता हूँ। जैसे कि आप एक्सेल शीट में एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स बना सकते हो, नीचे टैब्स आ जाती हैं, याद है आपको वो चीज़ें जिस तरह से आप लोग करते हो। ये मेरा इसको फिनिश कर देता हूँ मैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारी एक्सेल शीट होती है, एक एक्सेल शीट के अंदर हमारे पास बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स होती हैं। एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं जो नीचे टैब्स आपको दिखती हैं। आपने अगर MS एक्सेल यूज़ किया, नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं। तो बेसिकली क्या है कि टेस्ट मेरा डेटाबेस है, ये टेबल है मेरी ब्लॉग नाम की जिसमें 4 कॉलम होंगे। तो टेबल को मोंगो डीबी के अंदर कलेक्शन कहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा समझ लो, एनालॉजी है।
और यहाँ पर जो मैं फील्ड्स बनाने जा रहा हूँ, यानी कि जो कॉलम्स मैं बनाने जा रहा हूँ, उनको हम पूरे पूरे डॉक्यूमेंट को एज अ जेसन डालते हैं, जिसके अंदर हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं। तो ये की हमारी ये चीज़ें होती हैं जो कि मैं यहाँ पर डालूंगा, और वैल्यू जो होती है वो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के करस्पॉन्डिंग होगी। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ पर मान लो सीरियल नंबर, ब्लॉक कंटेंट, मैं ये सब डाल रहा हूँ जो चीज़ें आ रही हैं, और मान लो इन सबको इंटेंट कर दिया, इसको मैंने प्राइमरी की बना दिया, ऑटो इंक्रीमेंट ऑफ प्राइमरी की बना दिया, और लेटेस्ट से कि मैं यहाँ पर गो पे क्लिक करूँ, सेव पर क्लिक करूँ अगर मैं, तो आप लोग यहाँ पर देखो कि ये बन गई। अब मैं ब्राउज पर क्लिक करूँ तो ये डेटा मेरा कुछ इस तरह से आएगा, सीरियल नंबर, ब्लॉक कंटेंट, ब्लॉक टाइटल, ब्लॉक ऑथर, ये 4 चीज़ें मुझे डालनी पड़ेंगी। मोंगो डीबी में क्या होता है कि एक पूरी जेसन होती है जिसमें कीज़ ये होती हैं, ये चारों चीज़ें, और वैल्यू, इनकी जो भी वैल्यू है वो होती है। हम देखेंगे किस तरह से। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा जल्दी से, आप लोगों को पाइमोंगो के बारे में बताऊँगा, क्योंकि दिस वीडियो इज़ अबाउट पाइमोंगो। बट वो लोग जिनको बिल्कुल भी नहीं मालूम था मोंगो डीबी के बारे में, जो लोग परेशान थे मोंगो डीबी किस तरह से यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, उनको बहुत हेल्प आया, होप मिल गई होगी। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, अब वेलकम टू मोंगो डीबी यहाँ पर मैं लिखूँगा, वेलकम टू पाइमोंगो लिखूँगा यार। और वेलकम टू पाइमोंगो लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, आप लोग को ये बताऊँगा कि आप डेटाबेस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक मोंगो क्लाइंट। तो मैं लिखूँगा क्लाइंट इज इक्वल टू, क्लाइंट कहाँ से आएगा, मैं इंपोर्ट करूँगा, कहाँ से इंपोर्ट करूँगा, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ पहले। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी सी बेस्ट प्रैक्टिस इस्तेमाल करूँगा। मैं पाइथन का प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इफ़ नेम इक्वस टू यहाँ पर मेन लिखूँगा, इफ़ नेम इक्वस टू अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर ये मैं लिखूँगा, और इसके अंदर जो है मैं अपने इस कंटेंट को डालूँगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर आप इस फाइल को रन कर रहे हो तभी रन होता है ये कोड, जो कोड मैंने यहाँ लिखा है वो कोड तभी रन होगा जब ये जो फाइल है यहाँ पर इसमें हम है, यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको रन कर रहा हूँ तब रन होगा, इंपोर्ट करूँगा कहीं और से तो रन नहीं होगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा इंपोर्ट पाइमोंगो। ठीक है, क्या पाइमोंगो इंस्टॉल भी हुआ ठीक से, ये ऐसा क्यों दिखा रहा है मुझे, पाइमोंगो इज़ नॉट एक्सेस्ड। आई होप सब कुछ ठीक है। क्लाइंट इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ अभी, और इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ कि यार सब कुछ ठीक है कि नहीं। और हाँ यार, प्रोग्राम तो बिल्कुल ठीक है, चल रहा है। कंट्रोल एस मैंने यहाँ पर कर दिया, और यहाँ पर ये करने के साथ साथ आई डोंट नो वाई ये मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा रहा है, मुझे नहीं पता। मैं दोबारा इस फाइल को खोलता हूँ, शायद दिक्कत सॉल्व हो जाए। नहीं हुई, कह रहा है पाइमोंगो इज़ नॉट एक्सेस्ड, बट अगेन हम लोग इसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो मैं लिखूंगा क्लाइंट इज इक्वल टू, और मैं लिखूंगा पाइमोंगो डॉट, और पाइमोंगो डॉट आप जैसे लिखोगे आपको सजेशन देखने को मिलेगी, मुझे पता नहीं क्यों नहीं देखने को मिल रही है। आप लोग लिखोगे मोंगो क्लाइंट, ठीक है, और इसके बाद आप लोग यहाँ पर मोंगो डीबी की कनेक्शन स्ट्रिंग डाल दोगे, जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी आपको कनेक्शन स्ट्रिंग, मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर जाओ डिस्कनेक्ट में, और पेस्ट कनेक्शन स्ट्रिंग में जाओ, फिर आप लोग एडिट पे जाओ, फिर आप लोग कंफर्म पे जाओ, और यहाँ पर आप लोग देखो आपको ये कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी। मैं कंट्रोल सी पर क्लिक करूँगा, और इसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा, कहाँ पर, यहाँ पेस्ट कर दूँगा। और क्या मैं इससे कनेक्टेड हूँ, मैं यहाँ पर रन कोड करूँगा, और यहाँ पर मैं इससे कनेक्टेड हो चुका हूँ। वेलकम टू पाइमोंगो आ गया है, और मैं ज़रा प्रिंट करता हूँ उस क्लाइंट को। मैं ये देखना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो मैं जैसे ही रन कोड करूँगा तो यहाँ पर देखो मोंगो क्लाइंट ऑब्जेक्ट मेरा बन चुका है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो यार रिसेंटली मैंने अपने VS कोड को रीस्टार्ट करा, और उसके बाद ये प्रॉब्लम चली गई, जो कि यहाँ पर एक अंडरलाइन सी लग के आ रही थी मोंगो के अंदर, पाइमोंगो के अंदर, पता नहीं क्यों आ रही थी। अगर आप लोग को इसके बारे में कुछ पता हो तो मुझे बताओ। रीस्टार्ट करके ठीक हो गई। तो कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आ रही है ना, तो रीस्टार्ट कर लिया करो VS कोड को। कभी कभी PC को भी रीस्टार्ट करने से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पर, और आप लोग को बताऊंगा मोंगो डीबी को पाइमोंगो से किस तरह इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में। तो हम प्योरली इसी के बारे में भी बात करते हैं। तो हमने अभी यहाँ पर क्या किया कि हमने एक मोंगो क्लाइंट बना लिया, और इस क्लाइंट की सहायता से अब मैं अपने मोंगो डीबी में कुछ ऑपरेशंस कर सकता हूँ। क्या ऑपरेशंस कर सकता हूँ मैं आप लोग को बताता हूँ। मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ, और मैं डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए लिखूंगा क्लाइंट, और यहाँ लिख दूंगा हैरी, और मैं इसको जैसे ही रन करूँगा, और मैं यहाँ पर चेक करूँगा मेरा डेटाबेस बना कि नहीं बना। मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्ट करके इससे। मैंने किस नाम से बनाया था, मैंने हैरी के नाम से डेटाबेस बनाया था। यहाँ हैरी के नाम से तो कोई डेटाबेस नहीं दिख रहा, क्या कोई गड़बड़ है, पता नहीं, कोई गड़बड़ हो सकती है। बट वेट, मैं आप लोग को यहाँ से बनाकर दिखाता हूँ एक डेटाबेस। मैं एक हैरी 2 नाम का डेटाबेस बनाकर दिखाता हूँ। तो देखो ये कह रहा है कि आपको एक कलेक्शन भी बनानी पड़ेगी डेटाबेस के अंदर, सिर्फ डेटाबेस आप नहीं बना सकते। और जैसे ही आप कलेक्शन का नाम दोगे, मैं यहाँ पर सैम्पल दे देता हूँ, तब आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने कलेक्शन नहीं दिया पर,
तब आप लोग डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते। मैं इस बटन पर क्लिक नहीं कर सकता। तो मैं एक सैम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ और क्रिएट डेटाबेस कर देता हूँ, तब हैरी 2 बन गया। तो मैं इस हैरी नाम के डेटाबेस को कैसे बनाऊँ? मैं हैरी नाम के डेटाबेस को तब बना सकता हूँ जब मैं इसके अंदर कोई कलेक्शन डालूँ। तो अब हम चलते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से हम लोग कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं मोंगो डीबी के अंदर। तो कलेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, देखो मैंने सबसे पहले मोंगो क्लाइंट बनाया जिसने मोंगो से कनेक्ट किया। इस कनेक्शन स्ट्रिंग के हिसाब से जो भी मेरा मोंगो है उससे कनेक्ट किया। ये एक रिमोट डेटाबेस को भी कनेक्ट कर सकता था, लेकिन ये लोकल डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पर क्या किया कि मैंने लोकल होस्ट कोलन 27017 यानी कि 27017 जो कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है उस पर कनेक्ट करने के लिए बोल दिया मोंगो डीबी को। हो सकता है आप किसी रिमोट डेटाबेस पर कनेक्ट करें, आपको कोई कनेक्शन स्ट्रिंग दे और बोले कि इस डेटाबेस पे कनेक्ट करो और यहाँ पर ऑपरेशंस करो, तब आपको वहाँ पर वो स्ट्रिंग डालनी है। इस कनेक्शन स्ट्रिंग में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड भी हो सकता है, तो वो डालने का तरीका भी हम लोग देखेंगे। बट हमने क्या किया है, क्लाइंट बना लिया। अब मैं यहाँ पर ये जो क्लाइंट है दिस इज पॉइंटिंग टू दिस लोकल मोंगोडीबी इंस्टेंस, ये जो हमारा मोंगोडी का इंस्टेंस है उससे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि एक डेटाबेस बना दो। अब मान लो ये डेटाबेस बन गया, वैसे बना नहीं है क्योंकि कलेक्शन नहीं दी है, डेटाबेस बन गया, ठीक है। एक रेफरेंस मैंने यहाँ पर बना दिया डीबी नाम का। अब मैं इस रेफरेंस में क्या करूँगा, कलेक्शन को ऐड करूँगा, ठीक है। तो कलेक्शन को ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, बिल्कुल जैसे मैंने डीबी बनाया है मैं यहाँ पर डीबी लिखूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा कलेक्शन, ठीक है। और मैं जैसे इसको रन करूँगा और कलेक्शन का नाम मैं लिख दूँगा माई सैम्पल कलेक्शन फॉर हैरी। बहुत अजीब सा नाम है बट एक पर्पज़ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसी नाम से बना कि नहीं बना। रन करते हैं कोड को, कोड रन हो गया। अब आप आ जाओ यहाँ पर। अब आप यहाँ पर जैसे ही आओगे और मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अब आपको हैरी नाम का एक डेटाबेस मिलेगा देखने को। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर आपने सब कुछ करके देख लिया, आप रिलोड करके देख लो, आप रिलोड डेटा करके देख लो, आपको हैरी नाम का डेटाबेस नहीं मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, हैरी नाम का डेटाबेस हमें क्यों नहीं मिला यहाँ पर? मोंगो डीबी को अगर आप लोग पाई मोंगो के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो तो आप लोगों को तब तक कलेक्शन नहीं देखने को मिलेगी, तब तक डेटाबेस नहीं देखने को मिलेगा जब तक आप लोग एक डॉक्यूमेंट को इंसर्ट ना कर लो। तो डॉक्यूमेंट को कैसे इंसर्ट करते हैं आप लोगों का सवाल होगा, और मैं कहूँगा यार आप लोग गेस करो इस चीज़ को कैसे इंसर्ट करते होंगे। अब आप में से कई लोग ऐसे गेस करोगे कि यार डॉक्यूमेंट को ऐसे इंसर्ट करेंगे, कलेक्शन और कुछ लिखेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि जो कलेक्शन है उसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि इंसर्ट 1। मैं यहाँ पर इंसर्ट 1 पर जाऊँगा और इसको एक डिक्शनरी दे दूँगा, ठीक है। और ये डिक्शनरी क्या होगी, ये डिक्शनरी के अंदर वो की वैल्यू पेयर्स होंगे जो कि मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पर। तो डिक्शनरी बना लेते हैं। यहाँ पर डिक्शनरी में मान लो मैं कुछ डालना चाहता हूँ इस तरह से, नेम और नेम हैरी, और उसके बाद मैं यहाँ पर मार्क्स लेट अस से 45 आउट ऑफ 50, ठीक है। तो मैंने नेम हैरी लिख लिया, मार्क्स यहाँ पर 45 लिख दिए, ठीक है। और 45 लिखने के बाद 50 कर लेते हैं, ठीक है। सेव किया मैंने और कलेक्शन डॉट इंसर्ट 1 कर दिया। अब इस प्रोग्राम को जैसे ही रन करूँगा, रन हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब मैं रिलोड डेटा करूँगा, व्यू में जाके रिलोड करूँगा, ठीक है। रिलोड करके वापस से कनेक्ट कर लेंगे, या फिर आप रिलोड डेटा भी कर सकते हो। मैं कनेक्ट पर जाऊंगा और ये देखो स्वागत है हमारे नए डेटाबेस का जिसका नाम है हैरी, और इसके अंदर माय सैम्पल कलेक्शन फॉर हैरी, और इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देखो कि इसकी आईडी है, इसका नेम है, इसके मार्क्स हैं। तो जो जो चीज़ें ऐड करी थी वो सब चीज़ें आ गई हैं इंसर्ट 1 की सहायता से। मैं इंसर्ट 1 यहाँ पर करूँगा और उसके बाद दोबारा से इंसर्ट 1 कर सकता हूँ, यानी कि मैं एक से ज़्यादा बार इंसर्ट 1 कर सकता हूँ। मैं इसको कंट्रोल D कर दूँ अगर, तो मैं डिक्शनरी इज इक्वल टू नेम हैरी 2 और मार्क्स 150 कर दूँगा और दोबारा से डिक्शनरी इंसर्ट कर दूँगा। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है बट मैं डिक्शनरी 2 कर देता हूँ इसको। और अब मैं इसको रन करूँगा अगर, तो यहाँ पर देखो क्या होगा। इसको मैं रिलोड करता हूँ, तो मैं व्यू में जाऊँगा, रिलोड डेटा में जाऊँगा, हैरी में जाऊँगा, इसमें जाऊँगा। 3 डॉक्यूमेंट्स, एक तो पहले रन में रन हुआ, यानी कि जब मैंने पहली बार प्रोग्राम को रन किया तो एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट हुआ। उसके बाद 2 डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट होंगे, एक ये वाली कॉल के करस्पॉन्डिंग, एक ये वाली कॉल के करस्पॉन्डिंग। अब मैं फिर से अगर रन कर दूंगा इसको, तो 2 डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट होंगे, एक ये वाला और ये वाला। और जितनी बार मैं इस प्रोग्राम को रन करता रहूँगा मेरे डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट होते रहेंगे और होते ही रहेंगे। तो यहाँ पर मैं व्यू रिलोड डेटा करता हूँ, यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट्स आ गए। जैसे जैसे मैं इसको रन करता रहूँगा कोड को, ये यहाँ पर व्यू रिलोड डेटा करूँगा तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिलोड
होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ये ना हो तो इसको एक बार रन करो, जितनी बार रन करोगे डॉक्यूमेंट्स तो रिलोड ऐड होते रहेंगे, ठीक है, आपकी कलेक्शन के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को रन करना चाहते हो, कहीं से डेटा माइग्रेट कर रहे हो मोंगो में, तो आप फॉर लूप के अंदर ये चीज़ डाल सकते हो। बट उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट है इंसर्ट मैनी, यानी कि आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हो और इंसर्ट मैनी का आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं ये यूज़ नहीं करना चाहता, मान लो मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ, मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, उसका नाम है इंसर्ट दीज, ठीक है। मैंने एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनाई, ठीक है, लिस्ट ऑफ क्या बनाई, डिक्शनरी बनाई, जिसके अंदर नेम था, नेम के अंदर मैं हैरी डाल देता हूँ, इसके बाद मैं लोकेशन डाल देता हूँ, ठीक है, लोकेशन के अंदर मैं डाल देता हूँ दिल्ली, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मार्क्स डाल देता हूँ, मार्क्स के अंदर मैं क्या डालूंगा, लेटर से 34, ठीक है, नेम के एन को भी कैपिटल कर लेता हूँ, ठीक है, कॉमा लगा लेता हूँ यहाँ पर। अब मान लो मैं यहाँ पर राहुल करूँगा और यहाँ पर लेटर से मैं शुभम करूँगा, मान लो यहाँ पर मैं लविश करूँगा, ठीक है, और लेटर से मैं यहाँ पर बैंगलोर कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कोलकाता कर लेता हूँ, और लेटर से यहाँ पर मैं चेन्नई कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर जो है इसको भी चेंज कर दूँगा, ठीक है, सारे के सारे मार्क्स भी चेंज कर दिए मैंने, लास्ट से कॉमा हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब आप लोग देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने इंसर्ट दीज करके एक लिस्ट बना लिया। मान लो मैं इनको इंसर्ट करना चाहता हूँ, क्या ये अभी मौजूद है मेरे डेटाबेस में? नहीं है, ठीक है, दिखा देता हूँ ये चीज़ आप लोगों को मैं, ये अभी मौजूद नहीं है मेरे डेटाबेस में। देख रहे हो आप लोग, कहाँ कहीं दिख रहा है आपको शुभम वगैरह नहीं दिख रहा है, लोड डेटा कर लो, नहीं दिखेगा अभी भी, ठीक है, ये नहीं है इंसर्टेड मेरे डेटाबेस में कहीं से कहीं तक। बट अगर मैं इनको इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं कलेक्शन डॉट इंसर्ट मैनी का यूज़ कर सकता हूँ, और इंसर्ट मैनी को मैं क्या दूंगा, ये लिस्ट दूंगा, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, ये डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इंसर्ट दीज दे दूंगा, इसको मैं रन करता हूँ और ये इंसर्ट हो रहे हैं और ये इंसर्ट हो चुके हैं, अभी नहीं दिखेंगे, रिलोड करूँगा तब दिखेंगे। ये कोई रियल टाइम में रिलोड नहीं होता है, कोई आपका स्टॉक मार्केट का डेटा नहीं है जो रियल टाइम में रिलोड होगा कॉम्पस के अंदर। आप व्यू में क्लिक करके रिलोड डेटा करोगे तब रिलोड होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये सारे के सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं, हैरी, राहुल, शुभम और लविश। आई होप मज़ा आया आप लोग को ये चीज़ देखकर। मेनली जो आप काम करोगे वो इंसर्शन ही करोगे, और इंसर्शन के साथ साथ आप क्या करोगे, रीड करोगे डेटाबेस में से, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलीट और अपडेट भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ डिलीट और अपडेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्ट ऑफ द पीपल यही चीज़ करेंगे, इंसर्ट करेंगे और डेटा को रीड करेंगे। इंसर्ट मैनी जो है यहाँ पर आप लोगों के काम आने वाला है बहुत ज़्यादा। अच्छा एक चीज़ देखिए आपने, जब आपने इसको इंसर्ट किया, इसने अंडरस्कोर आईडी नाम का एक ऑटोमेटिकली फील्ड ऐड कर दिया। ये अंडरस्कोर आईडी मैंने नहीं दिया था, इसने ऑटोमेटिकली दे दिया। यानी कि फ्यूचर में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इन ऑब्जेक्ट्स को, मैं कहूँगा इन डॉक्यूमेंट्स को, ऑब्जेक्ट नहीं कहूँगा मैं, डॉक्यूमेंट कहूँगा, इन डॉक्यूमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इसने हर डॉक्यूमेंट को एक आईडी दे दी है, और ये आईडी से हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इंटरनली काम करने के लिए इसने अंडरस्कोर आईडी को यूज़ किया है। हम अंडरस्कोर आईडी खुद से भी सेट कर सकते थे, दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पर ज़रा आप लोग को थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, इसको बंद करता हूँ। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, अंडरस्कोर आईडी लिख रहा हूँ और उसके बाद मैं कोलन लिख रहा हूँ, लेटस से मैं 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर मैंने 2 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर 4 लिखा, कंट्रोल एस किया, और उसी के साथ साथ सेव करूँगा, रन करूँगा दोबारा से इसको, और 1 2 3 4 आईडी के साथ भी ये मेरे इंसर्ट हो जाएंगे। दिखाता हूँ आपको, अभी तो नहीं दिख रहा आपको, बट अगर मैं यहाँ पर रिलोड डेटा करूँगा तो यहाँ पर आप लोग को देखो ID1, ID2, ID3, ID4, तो ये अंडरस्कोर आईडी मैं खुद से भी सेट कर सकता हूँ। मैं यूनिक आईडीज़ अपने डॉक्यूमेंट के करस्पॉन्डिंग खुद से भी असाइन कर सकता हूँ। आई होप दैट मेक सेंस, आई होप आपको मज़ा आया ये सब चीज़ें देखकर। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इस फाइल को नाम दे देता हूँ इंसर्ट। इनफैक्ट मैं एक कनेक्ट नाम से भी फाइल बनाऊँगा और मैं लिखूँगा 1.connect.py, ठीक है। इसके अंदर मैं वो डेटा डाल देता हूँ जो कि मैंने कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया था। मैं यहाँ पे सब कुछ हटा दूँगा, मैंने यहाँ तक सिर्फ कनेक्ट किया था। इसके बाद इसको मैं 2.insert.py लिखूँगा। आपको कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आप बाद में अगर इस
कोड को रेफ़र करो तो समझ में आ जाए कब क्या चीज़ की गई थी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था यहाँ पर इंसर्शन के टाइम पर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी। और यार ये ना बहुत काम आता है। अभी आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। इंसर्ट मैनी, मैं एक कोड आपको जब दूंगा तो आपको सिस्टमैटिक 1 2 3 4 करके मिल जाएगा क्या चीज़ कब बताई गई थी। अब मैं बनाऊंगा 3.find.py। ठीक है, और ऑब्वियसली मैं ये सारा कोड कॉपी करके यहाँ डाल दूंगा। हमने अभी तो इंसर्शन किए थे और इंसर्शन हमारे हो चुके थे। मैं ये इंसर्शन वाले कोड को हटाऊंगा यहाँ से, और इस कलेक्शन से कनेक्ट करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। लेट अस से मैं फाइंड करना चाहता हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिनमें नेम हैरी है। ठीक है, कैसे करूँगा मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि आप लोग collection.find1 कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर देखो गेट अ सिंगल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डेटाबेस, एक डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोग कहोगे यार एक डॉक्यूमेंट क्यों पुल कर रहे हैं हम लोग, मैं प्रिंट भी कर देता हूँ इसको। आप लोगों को यार एक डॉक्यूमेंट क्यों हम लोग पुल कर रहे हैं इससे, यार एक डॉक्यूमेंट इसलिए पुल कर रहे हैं क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखो कोई भी रैंडम डॉक्यूमेंट एक पुल होके आ जाएगा। ठीक है, आप लोग उसको पुल कर लोगे। अब अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे वही डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें नेम लविश है, तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, नेम लविश। अब सिर्फ वो डॉक्यूमेंट आएगा जिसमें नेम लविश है। तो ये मैंने फ़िल्टर लगा दिया, देखो नन दिखा रहा है क्योंकि शायद कहीं पर लविश नेम नहीं है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं अभी जाकर, नेम कैपिटल एन, सॉरी मैंने नेम में कैपिटल एन यूज़ किया था, इसीलिए हमेशा रिकमेंडेड है कि आप स्मॉल केस यानी लोअर केस जो होता है हमारा वो यूज़ करो कीज़ को। ठीक है, लोअर केस बनाओ, कीज़ में लोअर केस यूज़ करो और वैल्यूज़ में कुछ भी यूज़ कर लो। मैंने खुद ने अपर केस यूज़ कर दिया यहाँ पर, इट्स नॉट अ मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं है, मेरी रिकमेंडेशन है। आपने अभी देखा कि मैंने स्मॉल एन लिखकर सर्च किया, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस केस सेंसिटिविटी के कारण। अभी सेव करके नन मुझे नहीं देगा, या मुझे लविश वाला जो डॉक्यूमेंट था वो पुल करके दे देगा। ठीक है, तो फाइंड वन मैंने किया है तो एक डॉक्यूमेंट मुझे देगा जहाँ नाम लविश है। अगर मैं नेम हैरी भी कर दूंगा, वैसे तो हैरी नाम के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बट आप लोग देखो सिर्फ एक ही यहाँ पर दे रहा है मुझे। क्यों दे रहा है एक, क्योंकि फाइंड वन है, इस फंक्शन के नाम में फाइंड वन है यार, तो इसलिए एक दे रहा है। तो क्या मैं सारे के सारे भी फाइंड कर सकता हूँ, यानी कि क्या मैं फाइंड ऑल कुछ करके कुछ कर सकता हूँ या फाइंड मैनी करके कुछ कर सकता हूँ। तो आपकी सुविधा के लिए ना ही फाइंड ऑल नाम का कोई फंक्शन है, ना ही फाइंड मैनी के नाम का कोई फंक्शन है। अगर आप लोग यहाँ पर collection.find_m लिखो तो नहीं है, find_all लिखो तो नहीं है, वो सिर्फ फाइंड है। ठीक है, सिर्फ फाइंड है। ठीक है, अब तो मैं एक काम करता हूँ, 1 = जैसे मैंने लिखा है, तो मैं यहाँ पर ऑल = नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑल पाइथन में एक रिजर्व्ड वर्ड है, तो मैं ऑल डॉक्स लिख दूंगा, यानी कि ऑल डॉक्यूमेंट्स = collection.find, और इसके बाद मैं यहाँ पर ये फिल्टर डाल दूंगा। ठीक है, और ऑब्वियसली मैं जहाँ पे 1 को पहले प्रिंट कर रहा था, अब मैं किसको प्रिंट करूँगा, ऑल डॉक्स को। तो यहाँ पर देखो 1 को पहले प्रिंट किया था, अब ऑल डॉक्स को प्रिंट किया है। अब इसको मैं रन करूँगा अगर, तो यहाँ पर देखो कर्सर ऑब्जेक्टेड, ये तो ऐसे में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप ये मत समझो कि लिस्ट होकर प्रिंट हो जाएगा, मुझे आइटरेट करना पड़ेगा इसको। तो मैं लिखूँगा फॉर आइटम इन ऑल डॉक्स और प्रिंट किया आइटम। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये तो एक कर्सर ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ इसके जो आइटम्स हैं उनको मैं प्रिंट करूँ, तो मैं इसको इस तरह से प्रिंट कर सकता हूँ। अभी देखो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब मेरे प्रिंट हो जाएंगे। लविश कर दूँ अगर मैं, लविश के नाम से देखते हैं कितने हैं, यहाँ पर देखो 2 हैं। ठीक है, एक तो मैंने मैनुअल आईडी देके डाला था, एक ऑटोमेटिक जो आईडी MongoDB ने ली थी वो है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब कई बार आप लोग ये चाहेंगे कि _id वाली फील्ड आप ना रिटर्न करें, या लेटर से मार्क्स छुपाना चाहते हैं, आपके कम मार्क्स आए। आप होता है ना कि कभी कभी टीचर मार्क्स अनाउंस करता था क्लास में, इस बंदे के इतने मार्क्स, लविश के 10 मार्क्स, शुभम के 15 मार्क्स, तो पीछे आवाज़ आती थी, अरे नो 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 मैम प्लीज़ डोंट अनाउंस मार्क्स। ठीक है, तो वही चीज़ अगर हम कुछ वैसा करना चाहते हैं यहाँ पर कि अगर हम मार्क्स अनाउंस नहीं करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, तो जब मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ तो मैं इसका जो दूसरा आर्गुमेंट है उसमें दे दूँगा मैं वो फील्ड्स जो कि मैं चाहता हूँ इंक्लूड हो। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं नेम चाहता हूँ इंक्लूड हो। ठीक है, तो मैं नेम को 1 कर दूंगा, तो जो भी मैं 1 करूँगा वो इंक्लूड हो जाएगी और जो 0 है वो एक्सक्लूड हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पर आपको रन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखो कि आईडी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड हो रही है और यहाँ पर नेम इंक्लूड हो रहा है, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट आईडी को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे आईडी 0 इस तरह से करना पड़ेगा, तब क्या होगा,
तब मेरा यहाँ पर सिर्फ नेम रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सारी की सारी जो फील्ड्स होती हैं उनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 1 होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो आपने नेम को 1 किया, ठीक है। अब जैसे ही आप नेम को 1 करोगे बाकी सारी फील्ड्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी, और अगर आप लोग यहाँ पर नेम को 0 करोगे तो बाकी सारी फील्ड्स 1 हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ आईडी के लिए लागू नहीं होती है। आईडी को आप लोग क्या करो, एक्सप्लिसिटली सेट कर लो यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी, जैसे मैंने 0 कर दिया, चाहिए कि नहीं चाहिए। आईडी बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है, अगर आपको 0 करनी है तो आप 0 कर लो, और बाकी किसी और को आपको 1 करना है, जैसे मैंने मान लो नेम 0 कर दिया तो आईडी तो 0 होगी होगी, नेम भी 0 हो जाएगा, और बाकी सारे के सारे 1 हो जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, सब कुछ दिखाएगा ये एक्सेप्ट नेम। मैंने एक्चुअली सेलेक्ट करके रन कर दिया था, तो वो गलती आप मत करना। तो देखो लोकेशन और मार्क्स दिखा रहा है, तो सेलेक्ट करके कभी रन मत करना, ठीक है। तो क्या होगा कि एक फाइल बनती है टेम्प कोड रनर, और उसमें वो कोड आ जाता है और वो रन हो जाता है, ठीक है। तो ये टेम्प कोड रनर को हम लोग डिलीट करेंगे। कभी भी सेलेक्ट करके कोड को रन मत करना। क्या होता है कि सिर्फ सेलेक्टेड पार्ट रन हो जाता है। हमें कभी कभी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि हम सेलेक्ट कर रहे हैं गलती से और रन करते रहे, सेलेक्टेड पार्ट रन हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई आप लोग को। तो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको 0 कर लो, बाकी सारी 1 हो जाएंगी। आईडी को एक्सप्लिसिटली सेट कर लो, ठीक है। और अगर आपने 1 किया तो बाकी सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी, ठीक है। मैं नेम 1 कर दिया तो बाकी ये सब चीज़ें नहीं दिखाएगा, तो मार्क्स अनाउंस नहीं होंगे, सिर्फ नेम अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी नहीं लिखता हूँ तो आईडी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो 1 रहनी है, चाहे मैं नेम को 1 करूँ चाहे मैं नेम को 0 करूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो मैं नेम को 0 भी कर दूँ तो आईडी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 ही है। अगर मुझे छुपानी है तो अलग से मैं आईडी को 0 कर लूँगा। इसके साथ आप प्ले अराउंड करके देख सकते हो, थोड़ा बहुत खेलो, थोड़ा बहुत खुद से कोड लिखो, ठीक है। तब आप लोग को और मज़ा आएगा, ठीक है, एक्सप्लोर करने में चीज़ों को। आई होप जितना अभी तक बताया गया है इंसर्ट और फाइंड वो आपको समझ में आ गया। तो यार अब क्या करूँगा, मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है MongoDB की बहुत ही धमाकेदार रिसोर्सेज। तो हम लोग codewithhari.com पर जाएंगे, हम लोग ब्लॉग पर जाएंगे। मैं बाय द वे आप लोगों को लिंक दे दूंगा इस पर्टिकुलर रिसोर्स का, ऑल MongoDB कमांड्स यू विल एवर नीड। तो ये मैंने MongoDB की एक चीट शीट बनाई है जिसके अंदर आप लोगों को सारे कमांड्स मिल जाएंगे। बट एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये सारे कमांड्स सिर्फ शेल में चलेंगे, यानी कि आप पावर शेल में अगर Mongo डालते हो, ठीक है, और उसके बाद इन कमांड्स को चलाते हो तो आपको सारे के सारे जो कमांड्स हैं वो चलते हुए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, शो DBS, ये मुझे सारे के सारे डेटाबेसेस दिखा देगा। उसी के साथ साथ यूज़ और डेटाबेस का नाम अगर आप लिख देते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डेटाबेस, पता नहीं चलेगा सॉरी, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो डेटाबेस को। अगर मान लो आपके DB का नेम है हैरी तो आप यूज़ हैरी लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हो अगर ये पता करना है आपको तो आप सिर्फ DB लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं DB लिखूँ तो टेस्ट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर दूंगा अभी, क्योंकि हम Mongo शेल नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम PyMongo पढ़ रहे हैं, हम सारे काम पाइथन से करना चाहते हैं। तो यही सारे के सारे काउंटर पार्ट्स पाइथन में क्या होंगे। मान लो आप लोग यहाँ पर चाहते हो एक ऐसी कमांड लिखना जो कि आप लोगों को सारे के सारे डेटाबेस शो कर दे, ठीक है। तो ये हमने चीज़ नहीं देखी थी। तो सारे के सारे डेटाबेस शो करने के लिए लिस्ट डेटाबेस नेम करके कमांड होता है। तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर जाऊँगा कनेक्ट में, और यहीं पर अब मैं इसको रन करूँगा। यहाँ पर एक बार हम कनेक्ट हो गए, या फिर एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ कि ये चीज़ मैंने बाद में बताई। तो 4.showdbs नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाई और मुझे .py लगा लेना चाहिए था, .py, ठीक है। अब जो कनेक्ट का कोड है वो मैं कॉपी करूँगा इसमें showdbs में, और मैं करूँगा क्या, जहाँ मैं क्लाइंट को प्रिंट कर रहा हूँ, क्लाइंट को प्रिंट करने के बाद इमीडिएटली मैं एक चीज़ करूँगा, मैं कहूँगा client.list डेटाबेस नेम्स, ठीक है। और ये एक मेथड है और मुझे करना पड़ेगा इसको प्रिंट। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा होम दबाऊँगा, ठीक है, और मैं लिखूँगा a = और मैं प्रिंट a लिखूँगा। इनफैक्ट मुझे एक अच्छा वेरिएबल नेम चूज़ करना चाहिए था, जैसे कि ऑल DBs या फिर ऑल डेटाबेसेस, ठीक है। बट हम एट टाइम्स जो है बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं और लिखते नहीं है अच्छे से वेरिएबल के नाम। तो कोई भी ऐसा कोड जिसको आप मेंटेन करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो सिंपल भी क्यों ना हो, एक टाइम पर आपको रियलाइज़ होगा कि वो सिंपल कोड जो आपने लिखा है, मतलब ऐसा हुआ लोगों के साथ, सिंपल कोड की पूरी कंपनी बन गई है। मतलब बंदे ने ऐसे ही VS कोड खोला, पाइथन कोड लिखना शुरू किया और कभी सोचा भी नहीं था कि वो जो कोड है वो एक कंपनी बन जाएगी करोड़ों की, ठीक है। ऐसा भी हो चुका है। तो कुल मिलाकर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोड जो आप लिखते हो कंपनी बनेगी। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट वेरिएबल नेम्स लिखने की, ठीक है। तो यहाँ पर
आप लोग ऑल डेटाबेसेस लिखोगे तो आपके सारे के सारे डेटाबेस जो है ये आ जाएंगे। अब अगर मान लो आपको ये पता करना है कि कोई डेटाबेस में है या नहीं है, बेसिकली ये एक लिस्ट आपको मिल जाती है। आप अब चेक कर सकते हो इस लिस्ट में कौन सा आइटम है कौन सा नहीं है, सारे डेटाबेस को आप प्रिंट कर सकते हो। सारे डेटाबेस को आप लोग अगर किसी और फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते हो अपनी पाइथन स्किल्स यहाँ पर आप लोग दिखा सकते हो, ठीक है। अब अगर आप लोग आ जाओ इसी चीट शीट में, तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। देखो डेटाबेस की कमांड हमने देख लिया, व्यू कैसे करते हैं सारे डेटाबेसेस को, शेल में ऐसे करते हैं, पाईमोंगो में कैसे करते हैं हमने ये भी देख लिया। क्रिएट अ न्यू और स्विच डेटाबेसेस, अगर आपको स्विच करना है डेटाबेस यानी कि आप अगर कलेक्शन किसी और डेटाबेस में लगाना चाहते हो तो आप सिंपली ये वाले कमांड का यूज़ कर सकते हो। मैंने ये चीज़ आप लोग को भी बता दी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं डी बी इज इक्वल टू क्लाइंट हैरी लिखूंगा तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हैरी नाम का डेटाबेस यूज़ करो या फिर बना लो अगर नहीं है तो, ठीक है। तो कौन सा डेटाबेस मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर आ गया और ये चीज़ भी यहाँ पर हो गई। फिर इसके बाद व्यू करंट डेटाबेस, आप कौन से डेटाबेस के अंदर हैं अभी, ये भी आप लोग को पता चल जाता है क्योंकि आपने खुद ही यहाँ पर ये नेम यूज़ किया है तो आप डेफिनेटली इसी डेटाबेस में होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, डिलीट डेटाबेस को अभी हम देखेंगे। कलेक्शन के हमने सारे के सारे कमांड्स देख लिए किस तरह से आपको अगर कलेक्शन सारी की सारी लिस्ट करना है यानी कि सारी कलेक्शन एक डेटाबेस के अंदर शो करना है तब आप लोग क्या कर सकते हो, लिस्ट कलेक्शन नेम्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये भी मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, शो डीबीज, और मैं एक काम करता हूँ एंड कलेक्शंस, शो डीबी कॉल, कलेक्शंस और डेटाबेसेस दोनों मैं शो करना आपको दिखाऊंगा। तो मान लो कि आप लोग यहाँ पर मान लो आप लोग यहाँ पर हो हैरी में, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ COLL, कलेक्शन इज इक्वल टू, या कॉल लिख देता हूँ, कॉल इज इक्वल टू ऑल डेटाबेसेस, नहीं सॉरी, मैं बेसिकली कौन सा मेरा डेटाबेस है तो मैं यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये चीज़ की जाएगी। तो मैं कहूँगा क्लाइंट और उसके बाद हैरी, ठीक है। अभी कॉल मेरी कलेक्शन है, हैरी मेरा डेटाबेस है, ठीक है। अब मैं प्रिंट करूँगा क्या, कॉल डॉट लिस्ट कलेक्शन नेम्स, ठीक है, और ये मुझे सारी की सारी कलेक्शन लिस्ट करके दे देगा जो भी यहाँ पर है। तो माई सैम्पल कलेक्शन फॉर हैरी इज़ दी ओनली कलेक्शन इनसाइड डेटाबेस हैरी, इसलिए इसने मुझे इसको कुछ इस तरह से दिखाया, ठीक है। आई होप दिस ऑल मेक सेंस, मज़ा आ रहा है आप लोगों को, और बाकी सब चीज़ें तो खुद भी एक्सप्लोर यार कर ही लोगे आप लोग, मुझे पता है, बट मैं जस्ट आप लोग को यहाँ पर ये चीट शीट देना चाहता था एक तो, और दूसरी चीज़ ये देना चाहता था कि यार आप लोग, बहुत सारे लोग ना स्टार्ट नहीं कर पाते, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के अंदर जो है डालना चाहता हूँ कि यार देख लो एक बार, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, वैसे ये उतनी बड़ी चीज़ नहीं है। क्रिएट कलेक्शन देख लिया, डिलीटिंग की बात अभी हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर जब हम फाइंडिंग की बात करते हैं, जैसे db.comments.find है, db.comments.find.pretty है, find1 है, ये सब हमने फंक्शंस देख लिए, इंसर्शन हमने देख लिया, सर्च भी हमने देख लिया। अब यहाँ पर हमने फाइंड डॉट काउंट, तो ये सारे के सारे आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जहाँ पर हम फाइंड कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पर फाइंड जब करता हूँ, अगर मैं इसके डॉट काउंट को प्रिंट करूँ, अगर मैं कुछ इस तरह से प्रिंट करूँ ऑल डॉक्स डॉट काउंट, तो काउंट फंक्शन भी उपलब्ध है यहाँ पर। तो मैं अगर इसको रन करूँ कोड को तो आप लोग देखोगे यहाँ पर काउंट भी उपलब्ध है, तो डॉट काउंट तो बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगा कि जो ये ड्राइवर है पाईमोंगो वो है, बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाओगे आप लोग अगर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, मोंगो शेल यूज़ कर रहे हो जो कि जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है। अगर आप लोग वो यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग को मज़ा आने वाला है, ठीक है। डॉट लिमिट 2 अगर आप लोग करोगे तो आपको सिर्फ 2 मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर मान लो मैं जब फाइंड कर रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पर डॉट लिमिट 1 कर दिया इसको मान लो, ठीक है, और मैं अब रन करूँ तो जहाँ मुझे पहले 2 ऑब्जेक्ट्स मिल रहे थे वहाँ मुझे जो है अब एक ऑब्जेक्ट प्रिंट होकर मिल रहा है। काउंट जो है अब भी 2 ही मिलेगा क्योंकि काउंट का मतलब कि कितने डॉक्यूमेंट्स हैं मेरी कलेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई। काउंट द नंबर ऑफ रोज इन द आउटपुट डॉट काउंट, सिंपल। अब अपडेट कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अपडेट अगर आप लोग करना चाहते हो और डिलीट आप लोग करना चाहते हो तो मैं आप लोग को बताता हूँ क्या करोगे आप लोग। तो यहाँ पर जल्दी से मैं एक नई फाइल बनाऊंगा और उसका नाम update.py रख दूंगा, और यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि ये जो हमारा थर्ड वाला find.py था इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा। अभी आप लोग को यहाँ पर मालूम है कि पाईमोंगो को इंपोर्ट करके मैंने क्लाइंट बनाया, इसके बाद मैंने फाइंडिंग की थोड़ी सी, यानी कि फाइंड कमांड को रन किया था। मैं इसको हटा दूंगा, मैं माई सैम्पल कलेक्शन फॉर हैरी पर काम कर रहा हूँ, और इसके अंदर अगर मैं व्यू पर क्लिक करके रिलोड डेटा करूँ तो देखो ये सारा डेटा है। मैं ये चाहता हूँ कि जो शुभम की लोकेशन है उसको बैंगलोर से मैं चेंज करके केरला कर दूँ, ठीक है, या फिर बैंगलोर से चेंज करके मुंबई कर देते हैं यार, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लोकेशन को
मुंबई करना चाहता हूँ, किसकी, जहाँ पर नेम शुभम है। तो जहाँ पर नेम शुभम है वहाँ पर लोकेशन फ्रॉम बैंगलोर टू मुंबई कर दो, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जो कलेक्शन है आप लिखोगे अपडेट 1, ठीक है, आप लिखोगे अपडेट 1। किसको अपडेट करना चाहते हो सबसे पहले आप लोग को ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पर मैं प्रीवियस और नेक्स्ट बना लूँगा। प्रीवियस वैल्यू क्या थी, मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस वैल्यू थी मेरी एड्रेस नेम शुभम, नेम को मैं करूँगा शुभम और बस नेम को शुभम करूँगा। ये जो जहाँ पर नेम शुभम है वहाँ पर मैं एड्रेस को अपडेट करना चाहता हूँ, मुंबई करना चाहता हूँ। और मैं कहूँगा कलेक्शन डॉट अपडेट 1 प्रीवियस और नेक्स्ट, और यहाँ पर इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट में डबल टी कर दूंगा क्योंकि नेक्स्ट पाइथन का एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, मैं उसको यूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है। डबल टी मैंने यहाँ पर कर दिया, रन करता हूँ उसको। ओके, तो हमको यहाँ पर एक एरर मिला और एरर कुल मिलाकर हमसे ये कह रहा है कि आपने डॉलर सेट को यूज़ नहीं किया है। तो हमें डॉलर सेट को यूज़ करना पड़ता है। कभी भी आप अपडेट कर रहे हो तो आपको डॉलर सेट यूज़ करना पड़ता है, एंड ऑब्वियसली आपको इसको सिंगल कोट में डालना पड़ेगा। ये पाइथन की डिक्शनरी है इसलिए मैं सिंगल कोट में डाला हूँ। जेसन वगैरह यूज़ कर रहे हो डबल कोट में ही डालना। वैसे एज अ पार्ट ऑफ गुड प्रैक्टिस हम डबल कोट में ही डालते हैं, क्योंकि जेसन जब आप लोग यूज़ करोगे और ये गलती कर दी तो दिक्कत होगी, ठीक है। रन कोड करते हैं और ये चल गया, देखो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जहाँ बैंगलोर है मैं इसको ज़रा रिलोड डेटा करता हूँ, वहाँ मुझे मुंबई मिलना चाहिए। तो मैंने लोकेशन की जगह एड्रेस लिख दिया, इसलिए इसने ऐड कर दी एक और फील्ड एड्रेस नाम की, ठीक है। तो इसको ठीक करता हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको लोकेशन ही कर देता हूँ और अब इसको रन करूँगा और यहाँ पर रिलोड करूँगा। कहाँ पर रिलोड करूँगा, यहाँ नहीं यार, मोंगोडीबी कॉम्पस में रिलोड करूँगा। व्यू रिलोड डेटा, देखो लोकेशन मुंबई हो गई। तो इस तरह से आप लोग अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक शुभम नहीं है, यहाँ पर 2 शुभम है। एक ऐसा शुभम भी है जिसकी आईडी 3 है। अगर मैं सारे शुभमों को अपडेट करना चाहता हूँ और मैं बनाना चाहता हूँ लोकेशन को मुंबई, अक्रॉस ऑल शुभम्स, अक्रॉस ऑल माय डॉक्यूमेंट्स जहाँ पर नेम शुभम है, ठीक है। कैसे करूँगा, मैं अपडेट मेन्यू का यूज़ करूँगा, बिल्कुल जहाँ पर मैं अपडेट यूज़ कर रहा था एग्जैक्टली। मतलब आप भी कहोगे कि यार ये तो चीटिंग है, कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल वही करूँगा मैं, अपडेट मेन्यू। और अपडेट मेन्यू को जैसे ही मैं चलाऊँगा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे शुभम्स अपडेट हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ नाम शुभम था वहाँ लोकेशन मुंबई, देख रहे हो, लोकेशन मुंबई। कहीं भी आपको शुभम अब किसी और लोकेशन के साथ नहीं मिल सकता क्योंकि मैंने अपडेट मेन्यू का यूज़ किया है। तो इस तरह से आप लोग अपडेट कर सकते हैं। डॉलर सेट का आप लोग इस्तेमाल करें और बड़े आराम से आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप लोगों को ये देखना है कि कितने डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई किया गया, तब आप लोग क्या कर सकते हो, जब मैंने कलेक्शन और अपडेट मेन्यू रन किया, मान लो मैं इसको यूपी इज इक्वल टू कर सकता हूँ, वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर यूपी डॉट मॉडिफाइड काउंट को देख सकता हूँ। तो मॉडिफाइड काउंट मुझे ये बताएगा कि कितने रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई किया गया। अभी मैं रन करूँगा तो एक भी रिकॉर्ड मॉडिफाई नहीं हुआ क्योंकि सारे के सारे रिकॉर्ड्स मॉडिफाई हो चुके थे। अब अगर मैं इसकी लोकेशन को कुछ जिब्रिश कर दूंगा और डॉक्यूमेंट ये मॉडिफाई कर दिया मैंने शुभम वाला, अभी मैं रन करूँगा तो एक डॉक्यूमेंट मॉडिफाई होना चाहिए और 0 मॉडिफाई हुआ। नेम जहाँ पर शुभम है वहाँ पर लोकेशन मुंबई मैंने सेट करी है। तो मैं यहाँ पर जो लोकेशन है शुभम की उसको कुछ इस तरह से कर दूंगा, ठीक है। अपडेट पर क्लिक कर दूंगा और अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो आप लोग देखो एक मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट हुआ। अगर मैं ऐसा 2 डॉक्यूमेंट्स में कर दूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ लिख दूँ, अपडेट पर क्लिक कर दूँ और मैं ज़रा इसको रिलोड करूँगा, ये कुल मिला के ये कह रहा है कि पहले ये चेंज हो चुका है। तो मैं लोकेशन को यहाँ पर कुछ जिब्रिश कर दूँगा, अपडेट कर दूँगा और दोबारा जो दूसरा शुभम है उसके साथ भी मैं यही करूँगा, इसकी लोकेशन को जिब्रिश करिए, अपडेट पर क्लिक कर दूँगा और फाइनली अब मैं रन करूँगा इस प्रोग्राम को। तो आप लोग देखना यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई किया गया। तो मॉडिफाइड काउंट भी आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग देखेंगे डिलीट कैसे करते हैं, delete.py, ठीक है। और जो अपडेट था, जिस तरह से अपडेट किया था यार, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से डिलीट करते हैं। और यही तो ब्यूटी है यार, यही तो ब्यूटी है, मज़ा आ जाएगा आपको भी। मतलब कितना बढ़िया सिंटेक्स है, प्यारा सा सिंटेक्स है एकदम, जैसे अपडेट कर रहे हैं वैसे ही डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि मैं यहाँ पर क्लाइंट को प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्लाइंट को प्रिंट करने का कोई पॉइंट नहीं है। जहाँ पर मैंने अपडेट में नहीं किया वहाँ पर मैं डिलीट में नहीं कर सकता। तो पहले डिलीट 1 करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर डिलीट 1, ठीक है। और यहाँ पर जब आप डिलीट करते हैं तो आपको प्रीवियस नेक्स्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रीवियस नेक्स्ट की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि पहले तो हम अपडेट कर रहे थे। जब हम अपडेट कर रहे थे तो हमको बताना पड़ रहा था कि किससे अपडेट करना है। अब हमें नेक्स्ट नहीं चाहिए और मैं इसको रैक बोलूँगा, रैक मतलब रिकॉर्ड,
या डॉक भी बोल सकता था, रैक बोल दिया मैंने, रिकॉर्ड बोला जाता है डेटाबेस की भाषा में। इसको रन करूँगा तो यहाँ पर देखो वेलकम टू पाईमोंगो हुआ और ये डिलीट हो गया। क्या नेम शुभम वाला रिकॉर्ड डिलीट हुआ? देखते हैं, ठीक है। तो नेम शुभम वाला पहला रिकॉर्ड कौन सा है मेरा? नेम शुभम वाला पहला रिकॉर्ड कहाँ पर है? शुभम शुभम कहाँ हो तुम? ये है, देखो यहाँ पर दिख रहा है, मार्क्स 36 एड्रेस मुंबई। अब मैं रिलोड डेटा करूँगा तो मार्क्स 36 एड्रेस मुंबई वाला शुभम यहाँ पर गायब हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? डिलीट मैनी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? प्रयोग। और डिलीट मैनी का जब हम प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे जब, और डिलीट वन, थोड़ा कमेंट्स अच्छे से लिख देता हूँ ताकि यार ये कोड मुझे आपको देना है, ताकि आपको भी मज़ा आए कोड देखकर। डिलीट मैनी, और यार आपको लगेगा टाइम वेस्ट मैं कर रहा हूँ, बट क्विकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी जाऊँगा और डिलीट वन, सॉरी अपडेट वन और अपडेट मैनी में यहाँ पर जाकर लिख दूँगा, ठीक है। क्योंकि यार मुझे ये कोड आपको देना है और मैं नहीं चाहता कि ये कोड आपको या मुझे स्वयं ही कंफ्यूज ना कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिलीट वन, डिलीट मैनी। अब जब मैं डिलीट मैनी कर रहा हूँ तो डेफिनेटली प्रीवियस नेक्स्ट नहीं चाहिए मुझे, रिकॉर्ड चाहिए। कौन सा रिकॉर्ड मैं डिलीट करना चाहता हूँ? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रैक इज इक्वल टू नेम शुभम, और यहाँ पर रैक कितने इसने डिलीट किए, ठीक है। डिलीट अंडरस्कोर काउंट करके एक होता है और डिलीटेड अंडरस्कोर काउंट होता है। तो मैं यहाँ पर इसको देख रहा हूँ, डॉट, इसको सेव करते हैं, डिलीटेड अंडरस्कोर। ओके, तो मैंने यहाँ पर डिलीट मैनी यूज़ ही नहीं किया। तो मैं कहूँ क्यों नहीं आ रहा है? डिलीट मैनी यूज़ किया, अब आ गया, देखो, ठीक है। अब मैं रन करूँगा तो यहाँ पर मुझे बताएगा कितने रिकॉर्ड्स डिलीट हुए। तो देखो एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ। तो अब अगर मैं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, हाँ, अब मैं अगर यहाँ पर रिलोड डेटा करूँगा तब आप लोग यहाँ पर देखो कहीं से कहीं तक शुभम नहीं दिख रहा है। अगर दिखेगा भी तो रिलोड करके वो नहीं दिखेगा। वैसे होना तो चाहिए शुभम, एक शुभम तो होना चाहिए। मैंने डेटा को रिफ्रेश अगर नहीं किया होगा तो नहीं होगा। मान लो मैं एक ऐड करता हूँ, मान लो मैं इस हैरी को शुभम कर देता हूँ, ठीक है। अपडेट कर दूँ, कर दिया। मार्क्स 50 वाला जो शुभम है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिलीटेड ये 0 दिखा रहा है अभी भी, ऐसा क्यों? नेम शुभम, मैं देखता हूँ ये क्या नाटक है। नेम शुभम, ठीक है। नेम, अच्छा इस पर देखो स्मॉल एन लिखा है मैंने, यहाँ कैपिटल एन लिखा है। थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी मैंने दिखा दी है यहाँ पर, यार मुझे इसको ठीक करना है, ठीक है। तो स्मॉल एन वाला शुभम जो है, क्योंकि यार ये केस सेंसिटिव है, जो कीज़ है वो केस सेंसिटिव है मोंगो डीबी के अंदर। आप लोग अगर कैपिटल एन से नेम स्टार्ट कर रहे हो या स्मॉल से स्टार्ट कर रहे हो, डिफरेंस है दोनों में, दोनों को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा। देखो अभी आ गया एक रिकॉर्ड डिलीटेड, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो गायब होता हुआ दिखेगा आपको। रिलोड डेटा कंट्रोल आर से भी कर सकता हूँ वैसे मैं रिलोड, और इसके शॉर्टकट्स यहाँ पर भी दिए होते हैं, मुझे कोई रटे हुए नहीं है, ठीक है। रिलोड डेटा कंट्रोल आर, एक्चुअल साइज कंट्रोल 0, ये सारे शॉर्टकट्स काम आ जाते हैं अगर आप मोंगो डीबी में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो तो, ठीक है। और मेरे हिसाब से बहुत ही प्यारा सा डेटाबेस है मोंगो डीबी, मज़ा आता है काम करने में, क्योंकि उतना ज़्यादा मुझे ओवरहेड लगता नहीं है। एक बार इंस्टॉल कर लिया कॉम्पस वगैरह तो मज़ा आता है, ठीक है। तो ये था हमारा मोंगो डीबी यूजिंग पाइथन इन अ नटशेल, ठीक है। ये जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये मैं शेयर कर दूंगा और आपको फिर मज़ा आएगा। बट उससे भी पहले, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि रिमोट डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने $LTE ये सब यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो किस तरह से आप लोग ये सारे के सारे जो मॉडिफायर्स हैं वो यूज़ कर सकते हो। तो ये सब के सब मॉडिफायर्स हैं, आप लोग इनको यूज़ कर सकते हो फाइंड में। जो जब आप क्वेरी लिख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं फाइंड में ही ऐड करूँगा इस चीज़ को। अगर मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ नेम लविश, और मैं चाहता हूँ कि नेम लविश वाले मैं ये डॉट लिमिट 1 हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं डॉट लिमिट 1 अगर यहाँ पर लिखूँगा तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मुझे देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ कितने रिकॉर्ड्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो 2 रिकॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, एक के मार्क्स 24 हैं, दूसरे के भी 24 हैं। दूसरे के मार्क्स को चेंज करता हूँ सबसे पहले। ये लविश का हमेशा 24 मार्क्स लाता है, मतलब क्या कंसिस्टेंसी है। 100 में से हैं ये मार्क्स। चलो लो यार, एक बार लविश को भी खुश कर दें, इसके मार्क्स 94 कर दें। वैसे पता नहीं ये ला पाएगा कि नहीं, बट एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। 24, 94, ठीक है, अलग अलग कर दिया अभी मैंने। अब मैं कहूँगा कि 80 से ज़्यादा अगर मार्क्स हैं तब उसको सेलेक्ट करो। तो मैं क्या करूँगा, इस तरह का मॉडिफायर यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं कहूँगा कि फाइंड करो नेम लविश, और मार्क्स जो हैं, मैं क्या करूँगा, मार्क्स को देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ। मैं कहूँगा बिल्कुल ये वाला सिंटेक्स यूज़ करूँगा, ठीक है। अगर आपको ये सिंटेक्स रटा हुआ नहीं है तो देख लो मैंने कैसे यूज़ किया है, ठीक है। और रटा हुआ मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ आपका रटा हुआ हो ये, ठीक है। बस आपको ये इसको डबल कोट्स में मुझे लिखना चाहिए था,
मैं सिंगल भी लिख रहा हूँ, सिंगल में भी चलेगा पाइथन में। बस ये है कि डबल कोट्स लिखा करो जब पाईमोंगो के साथ काम कर रहे हो। उसका रीज़न ये है कि हो सकता है इसी डेटा को अगर किसी जेसन वगैरह में शिफ्ट करना पड़ गया, मतलब आपको ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, यार इसको क्यों शिफ्ट करूँगा मैं जेसन में, बट मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कभी कभी पाइथन डिक्शनरी को आप एज अ जेसन कॉपी करते हो तो सिंगल कोट रह जाता है, वो एक वैलिड जेसन रहती नहीं है, फिर दिक्कतें होती हैं। आप कहते हो यार ये क्यों नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपने सिंगल कोड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये सिंगल कोड मैंने भी यूज़ किया हुआ है, देखो मैं ही बता रहा हूँ, और मैंने ही सिंगल कोड यूज़ किया हुआ है। एक तरीका तो ये है कि मैं राइट क्लिक करके चेंज ऑल अकरेंसेस कर दूँ इसकी और इसको डबल कोड कर दूँ, बट दैट्स फाइन, ठीक है, चलेगा, पाइथन में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, अगर मैं लेस देन और इक्वल टू 80 करूँ और चलाऊँ इसको, तो ये जो 94 वाला है वो दिखना चाहिए मुझे, अभी 0 दिख रहा है, ठीक है। काउंट डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन, काउंट डॉक्यूमेंट्स इंस्टेड। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो कि एक मुझे मैसेज दे रहा है कि कलेक्शन डॉट काउंट डॉक्यूमेंट्स यूज़ करो, इस तरह से काउंटिंग मत करो, तो ये इन्होंने मेथड डेप्रीकेट कर दिया, यानी कि आने वाले वर्जन्स में ये रिमूव हो सकता है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, कलेक्शन डॉट काउंट डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पर आप लोग देखो कि काउंट डॉक्यूमेंट मिसिंग 1 पोजिशन रिक्वायरमेंट आर्ग्यूमेंट फ़िल्टर, तो मुझे ये फ़िल्टर डालना था इसके अंदर, फिर ये बताएगा कितने डॉक्यूमेंट्स हैं इस काउंट की, ठीक है। तो यहाँ पर 0, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, मतलब जहाँ जहाँ फ़िल्टर रिक्वायर होता है अगर आप उसको सिर्फ ब्लैंक छोड़ दो तो भी चलता है, वो दिखाता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर देखो 12 डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ नेम लविश और मार्क्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 80 होने चाहिए। तो मैं जब मार्क्स को लेस देन इक्वल टू 80 कर रहा हूँ तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, और ये नेम 0 भी मैंने लिखा है यहाँ पर, तो ये नेम 0 मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर ज़रा केस सेंसिटिविटी देख लेता हूँ। लविश में कैपिटल एन यूज़ किया है, मार्क्स 24, लविश में कैपिटल एन यूज़ किया है, मार्क्स 94, ठीक है। तो ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल सही दिख रही है, बट आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग इज़ नॉट रिटर्निंग मी एनीथिंग, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो नेम लविश मैंने किया है, मार्क्स को बोला है लेस देन इक्वल टू 80। तो यार मैंने एक बहुत ही सिली मिस्टेक कर दी, इसको मुझे कैपिटल M करना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कैपिटल M फॉर मार्क्स यूज़ किया है, और अब ये क्वेरी चल जाएगी, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ हमेशा स्मॉल केस यानी कि लोअर केस में यूज़ करो जो आपकी कीज़ हैं उनको, क्योंकि इसको आप लोग अपर केस में अगर यूज़ करोगे तो या तो कंसिस्टेंट रहो, आप अपर केस में यूज़ करो तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर देखो मैं LTE GTE GT LT ये सारे के सारे जो मॉडिफायर्स हैं वो यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको मज़ा आया ये देखने में, और ये चीट शीट जो है ये सब कुछ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आती है, आप लोग उसको ज़रूर एक्सेस कर लेना, ठीक है। तो ऊपर से लेके नीचे तक अगर आप इन कमांड्स को मोंगो शेल में डालोगे तो चल जाएंगे, और आपको इन सारे के सारे कमांड्स के जो काउंटर पार्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पर दे ही दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मोंगो DB एटलस की, ठीक है। और मोंगो DB कॉम्पस और मोंगो DB एटलस दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आप लोग को बताता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो MongoDB एटलस जो है वो है डेटाबेस ऑन द क्लाउड। तो आप एक MongoDB एटलस का इंस्टेंस बना सकते हो, और बनाने के बाद उससे कनेक्ट कर सकते हो। वो आपको कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे, आप कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर डाल सकते हो, और उससे कनेक्ट होकर आप उसके अंदर जितना डेटा मन चाहे स्टोर कर सकते हो बेस्ड ऑन योर प्लान्स। ऑब्वियसली जितना आपको अलाउ किया जाता है उतना आप लोग बिल्कुल रीड, अपडेट, क्रिएट, डिलीट ये सब कर सकते हो फ्रीली। MongoDB जो है बहुत कुछ आपको देता है एटलस, और मैंने खुद ने अकाउंट बना रखा है, मैं आपको बताता हूँ आप भी कैसे अकाउंट बना सकते हो, और फ्री में आपको काफ़ी कुछ स्टोर करने को मिल जाता है। सो यार जैसे कि देख सकते हो मेरे पास एक क्लस्टर मौजूद है यहाँ पर MongoDB एटलस के अंदर। अब अगर आप लोग को ये नहीं पता कि एटलस के अंदर क्लस्टर कैसे बनाते हैं और किस तरह से कनेक्शन स्ट्रिंग को प्राप्त करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को देखने की ज़रूरत है मेरा MongoDB इन वन वीडियो वाला वीडियो मैंने बना रखा है, रिसेंटली ऐड किया, आप उसको ज़रूर देख लेना। और अगर आप लोग उसको देखोगे तो वहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने बताया हुआ है कि आप लोग बड़े आराम से किस तरह से एटलस को यूज़ कर सकते हो। तो आप लोग ज़रूर मेरा MongoDB इन वन वीडियो देखना, MongoDB ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, ये वाला वीडियो देख लेना। इसमें मैंने आपको बहुत सही से बताया है कि किस तरह से आप लोग MongoDB एटलस की कनेक्शन स्ट्रिंग प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर करना क्या पड़ता है कि एक क्लस्टर बनाना पड़ता है, और क्लस्टर बनाने के बाद आपको एक यूज़र ऐड करना पड़ता है, और यूज़र ऐड करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, मैं ज़रा एक काम करता हूँ कि इसको 6 घंटे की एक्सेस देता हूँ और आपको पासवर्ड भी दिखा देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड पासवर्ड जो है वो मैंने यूज़ किया था। तो मैं क्या करूँगा कि इस पासवर्ड को कॉपी करूँगा, ऊप्स ये क्या हो रहा है, राइट क्लिक करके मैं कॉपी कर लूँगा इस पासवर्ड को, Harry123 यूज़र नेम हो गया,
और अब मैं क्या करूँगा, दिस यूज़र इज़ टेम्पररी कर दूंगा, 6 घंटे का यूज़र बना लूँगा, ऐड यूज़र पर क्लिक कर दूंगा और ये बन चुका है। ठीक है, तो रीड राइट एनी डेटाबेस @admin। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको नेटवर्क एक्सेस में जाकर अपनी आईपी को भी वाइट लिस्ट करना पड़ता है। तो आप माई करंट आईपी एड्रेस में जाकर अपनी आईपी को वाइट लिस्ट कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है मेरी, इसको मैं बना लूँगा और कनेक्ट पर क्लिक करूँगा और अब मैं कनेक्ट हो जाना चाहिए मुझे। हाँ, मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अपने इस मोंगो में आऊँगा, मोंगो डीबी कॉम्पस में आऊँगा और फिल इन द कनेक्शन इंडिविजुअल डिटेल्स मैनुअली करूँगा, यूज़र नेम पासवर्ड ये सब डालूंगा, होस्ट नेम ये डाल दूंगा, होस्ट नेम मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा होस्ट नेम है। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद कुल मिलाकर मैं क्या करूँगा कि कनेक्ट पर क्लिक करूँगा और मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग भी मिल जाएगी। और कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखी है, तो इस कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में एटलीस्ट देखना है तो डेफिनेटली चेकआउट करना है यार मेरा MongoDB इन वन वीडियो। तो ये DNS पाइथन मॉड्यूल मस्ट बी इंस्टॉल्ड कह रहा है, तो हमको पिप इंस्टॉल DNS पाइथन करना पड़ेगा। तो DNS पाइथन इंस्टॉल हो गया और नाउ इट शुड वर्क। और ये कह रहा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड मस्ट बी एस्केप्ड। यूज़र नेम और पासवर्ड को एस्केप भी करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा urllib को। ठीक है, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा urllib.parts.code_plus को। ठीक है, और अब जो है ये चल जाना चाहिए। तो अब मैं अगर इसको रन कोड करूँगा तो ये देखो ये कनेक्ट हो चुका है, मेरा मोंगो क्लाइंट मुझे मिल गया है और बढ़िया हो गया सब कुछ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है रिमोटली भी कनेक्ट कर सकते हो। लोकली कैसे करोगे कनेक्ट, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। अब एक और चीज़, एक और लेवल आता है इसी का कि आप कहोगे कि एक रिमोट डेटाबेस की मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग मालूम थी, आपने उससे कनेक्ट करवाना सिखा दिया। अब मुझे आप कहोगे कि कनेक्ट करना है एक ऐसे डेटाबेस में, एक ऐसे MongoDB डेटाबेस में जो कि मैंने खुद बनाया है। ठीक है, ये आपका अगर सवाल है तो मैं आपको बताऊं कि मैं इस वीडियो में प्लान कर रहा था पहले कि डालूंगा, बट मैंने सोचा कि यार वो एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा मेरी डिप्लॉयमेंट प्लेलिस्ट के लिए। तो मैं डिप्लॉयमेंट प्लेलिस्ट में एक वीडियो डालूंगा और आपको चाहिए तो बताना। वैसे हो सकता है कि आप जब तक ये वीडियो देखें तब तक वो ऐड हो गया वो वीडियो, मैं डालूंगा डेफिनेटली उसको। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि किस तरह से आप लोग एक Ubuntu VPS में MongoDB इंस्टॉल कर सकते हो और अपना क्लाउड डेटाबेस बना सकते हो उस पर्टिकुलर मशीन के अंदर। तो होता क्या है कि जब आप MongoDB इंस्टॉल करते हो, किसी भी मशीन में आप इंस्टॉल करोगे तो आउटसाइड से एक्सेस अलाउड नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो वो आपको इस डिप्लॉयमेंट प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा वीडियो, ज़रूर चेकआउट करना। और भी डिप्लॉयमेंट वाली प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं, बहुत काम की चीज़ें डाली हुई हैं, आपको मज़ा आएगा देखने में, इसको ज़रूर एक्सेस करना। आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया ये PyMongo का ट्यूटोरियल। ये सारा सोर्स कोड सब कुछ जिप करके आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये जो MongoDB की चीट शीट है इसका लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.